टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे कुशीनगर के समाजवादी पार्टी के नेता नंदकिशोर मिश्रा जी से। मिश्रा जी, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मिश्रा जी ये जानना चाहेंगे कि राजनीति में आने का फैसला आपने कैसे किया? विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गया था। 1967 से विस्तारक के नाते से कार्य विस्तार में मैं लग गया और फिर आगे चल कर के विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री होकर के मैं गोरखपुर कमिश्नरी गोरखपुर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में काम करना शुरू किया। इमरजेंसी लगी, लोकतंत्र पर खतरा था। सारे नेता विपक्ष के कांग्रेस को छोड़कर जेल के सीखचों में बंद होते जा रहे थे। उस आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर मिला मुझको। 1975 के उस इमरजेंसी में जेल जाने का भी अवसर मिला। नंदकिशोर मिश्रा जी, आपने 1967 की बात की। ये वो दौर था डॉक्टर लोहिया का जब संयुक्त विधायक दल का प्रयोग हुआ उत्तर प्रदेश में और चट्टान की तरह काबिज कांग्रेस की सरकार गिरी थी और गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग जोरों पर था। अब तो चूंकि देश में गैर भाजपावाद का प्रयोग हो रहा है, तो गैर कांग्रेसवाद के प्रयोग में उसमें जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, सारे दल, कम्युनिस्ट सारे दल शामिल थे। उस दौर के आप साक्षी हैं। 1967 की आपने बात की। उस समय आप अपनी सियासत की शुरुआत कर रहे थे और आपने 25 जून 1975 की इमरजेंसी की भी बात की। तो गैर कांग्रेस जनता पार्टी तक का सफ़र, अभी आपने जो बताया कि 1975 जनता पार्टी तक का सफ़र आपने लिया, तो इस दौर को आप कैसे परिभाषित करते हैं? इस दौर से, इस राजनीतिक युग से और उस राजनीतिक युग में क्या चेंज देखते हैं आप? एक सबसे बड़ा चेंज तो ये देखते हैं कि 1975 तक प्रेशर ग्रुप जो है राजनीति में, जिसका बड़ा महत्व है और सत्ता को नियंत्रित करने का काम करता है, वो प्रेशर ग्रुप छात्रों, अध्यापकों, वकीलों, डॉक्टरों, कुछ किसानों तक हम विस्तार कर पाए थे और वो हमारे उस आपातकाल के आंदोलन में साथी भी रहे। वह युग था। आज पूरी तरह से प्रेशर ग्रुप का अभाव हो चुका है आज के राजनीतिक परिस्थिति में और उसके वजह से राजनीति में सत्ता पर जो नियंत्रण होना चाहिए समाज का, वो थोड़ा छूटता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। मिश्रा जी, इस समय आप समाजवादी पार्टी में हैं। आपने डॉक्टर लोहिया की चर्चा, पर्चा, खर्चा की भी बात किया, समझा, और आप दीनदयाल उपाध्याय के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी नज़दीक गए। अब आपका जो राजनीतिक जीवन का एक लंबा फलसफा है, इसमें आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिस आंदोलन से की और आप जिस आंदोलन में आज की तारीख में राजनीति कर रहे हैं, दोनों आंदोलन के बीच में आपको विचारधारा आड़े आई, क्यों आड़े आई, और जो दल परिवर्तन करना पड़ा उसके पीछे एक बड़ा, कोई ना कोई बड़ा रीजन हो सकता है। चुनावी राजनीति अलग है, लेकिन वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी या समाजवादी आंदोलन को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपका जन्म जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हुआ। लंबा समय आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक भारतीय जनसंघ के उत्थान के समय से ही लंबा समय दिया। तो जो वैचारिक, इसको वैचारिक द्वंद्व के रूप में मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल क्या चेंज हुआ कि आपने विचारधारा को बदलने का फैसला किया? सत्ता के लिए विचारों का परिवर्तन और अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार से संघर्ष करने की जो क्षमता राजनीतिक कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए, उसके जगह लालच, प्रलोभन और ख्यालात बदल करके और किसी को भी अपने साथ लेकर के चल देना, ये देखने को मिला। उसमें विशेष रूप से विचार संकट राजनीति में घर आने लगा। क्रमशः वो बढ़ता गया। उसका शिकार भारतीय जनता पार्टी भी हुई और देश के राजनीतिक दलों पर भी उसका छाप पड़ा।
लेकिन हम लेसर इविल की तलाश, जहाँ कम भ्रष्टाचार है, जहाँ कम वैचारिक संकट है, जहाँ राजनीति में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसको तलाशने का हमको अवसर मिला। हमने समाजवादी पार्टी को उसमें ज़्यादा ठीक माना, ज़्यादा नज़दीक जनता के माना। जन कल्याण, लोकशाही, इन दोनों को दल के अंदर और दल के बाहर दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने स्थापित करने का प्रयास किया है। उसमें काफ़ी हद तक दल के अंदर लोकतंत्र है, और इसको जान करके मैं समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। डॉक्टर लोहिया के विचारों के साथ और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के साथ कोई बीच में संघर्ष की रेखा नहीं है। हम समाजवाद को स्वीकार करते हैं, और समाजवाद लोक कल्याण का एक माध्यम, जबरदस्त माध्यम हो सकता है। मिश्रा जी एकात्म मानववाद के प्रणेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, और समाजवाद भी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति पर मुस्कान की बात करता है। तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि वैचारिक बहुत ज़्यादा चूँकि काम करने का उद्देश्य है और उस व्यक्ति के पूरक बनने का उद्देश्य है जो वंचित पायदान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी बात में दम है। और दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने सियासत में जैसे चुनावी राजनीति की शुरुआती दौर में आप संघर्ष में रहे, जब लंबे समय से आप पुरानी सेवरही विधानसभा आपकी हुआ करती थी, नए परिसीमन में तमको ही राज हो गई। 1980 से लगातार आप चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। मेरे ख्याल से गोरखपुर मंडल में पहले व्यक्ति हैं जो लगातार 80 से वही फेस एक ही सेंट्रलाइज विधानसभा में लगातार दिख रहा। आप 80 लड़े, 84 लड़े, 89 किन्हीं कारणों से नहीं लड़े, 91 में लड़े और चुनाव जीते। 91 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार आ गई। 93 में जब सपा बसपा गठबंधन बना, उस समय बीजेपी से फिर आप चुनाव जीत के सदन में आए। 96 भी लड़े, 2002 लड़े, 7 लड़े, 2001 लड़े, 7 लड़े, 12 लड़े, लगातार आप चुनाव लड़ते चले आए। 2 चुनाव जीत के आप उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। सदन में जाने के बाद आपने अपनी पुरानी विधानसभा सेवरही और नई विधानसभा जहां तमको ही राज, वहां के लिए कौन से ऐसे कार्य किए जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे? हमने जितने भी संसाधन सरकार से लोक कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए जोड़े जा सकते हैं और लाया जा सकता है, उसको लाने का प्रयास किया। वो ज़माना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच दियारे में जंगल पार्टी नाम का आपराधिक गैंग गिरोह चला करता था। हमने अपने ज़माने में उसको अमन चैन के लिए, वहाँ के अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश किया। विकेंद्रीकरण इसलिए ज़रूरी था कि जहाँ अपराधी है वहाँ तक पहुँच हमारी होनी चाहिए और उसकी नाकेबंदी ठीक से होनी चाहिए। 9 पुलिस चौकियों को खुलवाया जो सीमांत रेखा से बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात पुलिस चौकियाँ बनी, जिससे अपराध में काफ़ी कमी आई। हमने वहाँ, सड़कों का जाल नहीं था, सड़कों का जाल बिछाने के लिए बजट भी कम था, फिर भी हमने विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मंडी समिति हो, चाहे केन यूनियनें हों, वहाँ से स्टेट सेक्टर से धन ले आकर के उस 1.5 वर्षों में लगभग 100 किलोमीटर सड़क निर्माण कराने का काम किया था, जो एक ऐतिहासिक काम था। भ्रष्टाचार का बोलबाला उसके पहले बहुत ज़बरदस्त था। जब ये बीजेपी की सरकार बनी तो उस पर अंकुश लगाने में बीजेपी काफ़ी हद तक सफल हुई और उसका हमने पर्याप्त लाभ लिया, चाहे वो पुलिस थाने की वसूली का खात्मा हो, चाहे FIR लिखने में विलंब करने का मामला हो। ऐसे मामलों पर हमने अंकुश लगाया और उसमें हमें सफलता भी मिली। पुलिस घूस लेकर के बच नहीं सकती थी, ऐसी कोशिश किया था। दूसरे जगह से जो ट्रांसफ़र होकर के अधिकारी जाते थे और वहाँ रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ
कड़ाई ज़्यादा थी, हम जनता को वो अपमानित नहीं देख सकते थे, उसको असुरक्षित नहीं देख सकते थे। इस प्रकार का एक प्रयास किया हमने। साधन कम पड़ गए तो हमने श्रमदान से भी, उस ज़माने में वो नदी का जो पेटा था वो 3.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज था। 12 वासी घाट का, वासी नदी का, गंडक का बांध टूट चुका था और पानी आ गया था। दिसंबर के महीने तक कोई सड़क वहाँ रास्ता नहीं, जो टेम्पररी पुल लगते थे वो भी नहीं लग पाया था। सरकार भी उसमें असफल हो गई थी। फिर भी हमने अपने अनशन और धरना और श्रमदान तीनों एक साथ चला करके उस ऐतिहासिक काम को पूरा करने का प्रयास किया, जिससे 1 लाख लोग लाभान्वित होते थे। मिश्रा जी, आप 1991 और 93 2 बार सदन में रहे। 96, 2001 और 2007, 12, फिर 17 में आपकी टिकट कट गई। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी के पुष्प को पुष्पित पल्लवित करते रहे, उस विचारधारा को सींचते रहे। ऐसा क्या हालात बने कि 17 में बीजेपी की लीडरशिप ने आपको टिकट से महरूम कर दिया? क्या कारण? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो स्टेट का है और सेंट्रल का, पार्लियामेंट्री बोर्ड से मुझको टिकट की हरी झंडी मिल चुकी थी। उस परिस्थिति में हमारा टिकट होल्ड किया गया। होल्ड करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन अमित शाह जी थे। उन्होंने पूछा भी नहीं और कार्यकर्ता के नाते से फर्ज बनता था कि जब सर्वसम्मति हमारा नाम तय कर दिया गया तो फिर उसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो हमसे भी पूछ लिया जाना चाहिए था। एक लंबे अरसे से, जनसंघ के ज़माने से और बीजेपी के प्रारंभ से जो कार्यकर्ता विश्वसनीय है और उससे आप इस वक्त नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि लोकतंत्र में आपका भरोसा समाप्त हो चुका है। आप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और तानाशाह आप बनेंगे। इसलिए हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हमको अब जहाँ लोकतंत्र पर खतरा है तो लोकतंत्र के लिए हम इंदिरा गांधी के खिलाफ मुहिम छेड़ करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन में, और हम 13 महीना जेल रह सकते हैं। तो ये जिसको सींचा है, जिसको हमने गांव-गांव डगर-डगर पहुंचाने का काम किया है, उस दल में यदि कोई इस प्रकार की विकृति आ रही है और इसका लीडरशिप यदि इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ भी मुहिम हमको छेड़नी चाहिए। और उसी का हिस्सा है कि आज मैं वहाँ से हट करके और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता में थी उसके पहले जब मैं भाजपा में था। आज सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके अंदर आकर्षण हमको लोकतंत्र के नाते समाजवादी अधिष्ठान के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा जनता तक पहुंचाने का जो काम है वो हमको ज़्यादा नज़र आया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया और बीजेपी से हमने त्यागपत्र दिया। मिश्रा जी, 2017 आपने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। इंडिपेंडेंट पहली बार आप चुनाव लड़े और आपकी विधानसभा जो तमकुही राज है उसकी बानगी भी है। कांग्रेस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, अजय कुमार लल्लू, उसी सीट से जीत के आए हैं। आपका आमने सामने का चुनाव रहा। वो भी एक जमाने में निर्दल चुनाव लड़े, करीब 3-4 हज़ार के आसपास, 2000, हाँ 2-2.5 हज़ार, जो भी हो वो आंकड़े तो जो भी हो, इसी के आसपास उनको वोट मिला और आज वो मुख्य धारा की राजनीति में है। तो क्या आपकी विधानसभा एक प्रयोग भूमि बन के रह गई है? क्योंकि आप भी निर्दल चुनाव लड़े और 27-28 हज़ार वोट मिला। और भारतीय जनता पार्टी की आंधी में, एक बड़ी आंधी जो देश की राजनीति को जबरदस्त ढंग से प्रभावित कर गई, उस चुनाव में आपको व्यक्तिगत एक फिनोमिना देखा जाए कि तमकुही राज में पूरे गोरखपुर मंडल में आप देखिए कि कांग्रेस वो सीट कंबाइन में जीतती है, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में जीतती है। तो निश्चित तौर पर जो ग्रास रूट की पॉलिटिक्स है आपकी बहुत मजबूत है। आपने कैसे, जो आपका ये परफॉर्मेंस आया, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था, क्या आपको मिला? मेरे मन में ये बात बार बार झकझोर रहे थे मेरे मन को कि जिस लोकतंत्र के लिए हम
13 महीना जेल काट सकते हैं, भूमिगत आंदोलन से लेकर के प्रत्यक्ष आंदोलन का सहारा ले सकते हैं, और वही दल तानाशाही के रास्ते पर जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। निर्दल चुनाव लड़ना भी एक आंदोलन था मेरा, और जिसको सफलतम ढंग से हमने निस्तारित करने का काम किया। वहाँ से बीजेपी चुनाव हार गई, वहाँ बीजेपी का रथ रुका, और उस रथ को वहीं तक नहीं, आगे भी हम रोक सकें, इसके लिए भी हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उसमें अपनी सहमति व्यक्त किया, और हम 11 जनवरी 2018 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता माननीय अखिलेश जी के उपस्थिति में उनके सामने हमने ग्रहण किया। मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? आप चूँकि उस जमाने की सियासत के एक बड़े अंग रहे हैं, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी आंदोलन रहा हो चाहे दक्षिण पंथ का आंदोलन रहा हो, अपनी बुनियादी तौर पर बहुत मजबूती ले रहा था, गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग जोरों पर था, उस पूरी आप इमरजेंसी में जेल भी गए, यातनाएं भी सही। तो अब अखिलेश यादव जी की सियासत को या उनके जो राजनीति है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, और आप अपने नेता के बारे में आपका क्या सोचना है? माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सकारात्मक दृष्टि से सोचने वाले एक युवा चेहरा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री का पद भी सुशोभित किया, और जो कार्यक्रम चलाए, वो जो लोक कल्याण के कार्यक्रम चले, उनके जनहित में जो काम किया उन्होंने, उसमें निश्चित रूप से वो दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जो मानवतावाद से संबंधित है, जो मानववाद को, मनुष्य के आवश्यकताओं को, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके निर्णय किया जाना चाहिए, उसको अपने शासनकाल में किया था। मैं भाजपा में रहते हुए भी अखिलेश यादव का व्यक्तिगत रूप से समर्थक और उनको अच्छा एक इंसान के रूप में देखता हूं, एक अच्छे राजनेता के रूप में देखता हूं, और भ्रष्टाचार व्यभिचार की जो बात की जाती है उसके खिलाफ जंग लड़ने वाला चेहरा के रूप में हम पसंद करते हैं। इसलिए हम वैचारिक धरातल पर जहां थे वहीं हैं। हम आम आदमी सुकून की ज़िंदगी जी सके, उसकी चिंता हम राजनीति में आए हैं तो कर सके, ऐसा मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी में आने से एक समाजवादी पार्टी में भी बड़ा परिवर्तन आया है। मिश्रा जी, आप समाजवादी पार्टी में कुशीनगर के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। आपके नेता के जो वैचारिक अभिभावक कहा जाए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चर्चा पर्चा खर्चा की बात करते थे। आप नैतिकता, सादगी, ईमानदारी के लिए विख्यात हैं पूरे मंडल में, बहुत ईमानदार नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर चर्चा पर्चा खर्चा, तो चर्चा आपकी बहुत ज़बरदस्त है, पर्चा भी आपका, क्योंकि आप लगातार आंदोलनरत रहे हैं। खर्चे की व्यवस्था आप सियासत में कैसे करते हैं? हम कार्यकर्ता हमारा स्रोत है, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। तो प्रारंभ काल से ही जब मैं दूसरे दल में था तब भी हम कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। कार्यकर्ता में इतनी चेतना हो कि वह हमें भ्रष्टाचार से बचावे, हम भ्रष्टाचार के हिस्सा न बन पाएं, उद्योगपतियों का हिस्सा हम न बन पाएं। हमारा स्रोत हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा किसान हो, हमारा आम आदमी हो। जब उसका हम नमक खाएंगे, जब उसके दिए हुए पैसे से हम राजनीति करेंगे, उसके दिए हुए सहयोग पर हम निर्भर रहेंगे, तो निश्चित रूप से राजनीति में जो भ्रष्टाचार की बात की जाती है उससे मुझे
लगता है कि निजात मिल सकता है देश को। मिश्रा जी, आपकी विधानसभा में किसान आंदोलन को लेकर के आप जबरदस्त मुखर हैं और जिस तरह का किसान आंदोलन में आपको संबल मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, एक निश्चित रूप से तमकुही राज में आपने व्यापक तौर पर ग्राउंड पे काफ़ी अच्छी पैठ बनाई है, खासकर किसान और मजदूर तबके में। इस आंदोलन को आप कैसे रेखांकित करेंगे? किसान बहुत कुछ नहीं चाहता। किसान बहुत सीमित दायरे में अपनी बात रखता है, उसकी ज़रूरतें भी उसी तरह की हैं। देश में कृषि नीति के ऊपर जब ध्यान देंगे हम, तो सरकारी पॉलिसी के कारण, गलत पॉलिसी के कारण किसान कर्जे में डूबा। हम तो चाहते हैं किसान कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि सरकार जिसकी जितने लंबे समय तक रही है उतने ही जिम्मेदार है विशेष रूप से केंद्र की सरकार, जिसको कृषि क्षेत्र के संबंध में नीति निर्धारित करने का अवसर मिलता है। और आज जो हिस्सा प्रदेशों को मिलता है, जिस प्रकार की सुविधाएं किसानों के लिए प्रदेश सरकारों को दिया जाना चाहिए, उससे वंचित रहती है प्रदेश की सरकारें। उसके खिलाफ हमको जंग लड़ना चाहिए और उसको जो कर्ज मुक्त कराने में सहयोग करना चाहिए। दूसरा, जो बार बार मौजूदा केंद्र की सरकार किसानों को दोगुना लाभ देने की बात करती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आज 10 साल से पड़ी हुई है, लेकिन उस पर अमल में नहीं लाया जा रहा है। C2 प्लस 50% के हिसाब से फसलों का दाम तय हो। मैं समझता हूं कि इसको आज तक कोई सरकार, जो सरकार आज आई है, कल तक तो कह रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन लागू नहीं कर पाई है ये सरकार। किसान चाहता है दूसरा कि हमको खाद, बिजली, पानी और जो संसाधन हैं कृषि से संबंधित, उसकी लागत जोड़ ली जाए, हमारे खेत की भी कीमत लगा ली जाए, उसका भी किराया तय हो जाए। हम दिन रात नियोजन करते हैं कृषि का, तो हमारा भी मजदूरी तय हो जाना चाहिए। ये सब लागत में आता है और यदि इस लागत को हम जोड़ करके और 150% डेढ़ा भी यदि हम दे देते हैं, 100 लागत लग रही है यदि 100 रुपये की, तो 150 रुपये यदि हम दे देते हैं किसान को उसके फसलों के दाम, तो उसमें निश्चित रूप से हमारा किसान सुखी महसूस करेगा और आत्मनिर्भर हो जाएगा। मिश्रा जी, लेकिन ये सब की सब बातें धरी रह गई, केवल वादा खिलाफी हो रही है। वादा किया जा रहा है और वादा ही रह जा रहा है। एक कदम उस पर किसान के लाभ के लिए, किसान के हित के लिए कोई सरकार आगे बढ़ नहीं रही है। मिश्रा जी, किसान आयोग की आप लोग लंबे समय से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू करवाने की लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं कि जितने भी किसान संगठन हैं, किसान यूनियंस और भी जो महासंघ हैं, VM सिंह हैं, ऋषिपाल अम्बावता हैं, राकेश टिकैत हैं, और भी बहुत सारे दीगर जो यूनियन काम कर रही हैं, संगठन काम कर रहे हैं। आपका संगठन, खासकर इतने ज़्यादा संगठन हो गए हैं खास किसान यूनियन में, उनको सबको ले करके एक जॉइंट एजिटेशन की जो अवधारणा है, उस पर क्या आप लोग काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? अभी इस देश के अंदर गैर राजनीतिक किसान संगठन का एक फेडरेशन बना है, जिसमें 90 संगठन छोटे बड़े मिलाकर के एक साथ भारतीय किसान महासंघ के नाम से फ्रंट बनाया है। और वो इन मुद्दों को लेकर के, बेसिक मुद्दों को लेकर के, इसमें किसान हित सुरक्षित हो सकता है, लड़ाई शुरू किया है। लड़ाई बड़ी लंबी है, हमको ग्राउंड लेवल तक किसान असंगठित मिलता है,
उसको संगठित करने का भी अवसर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से उस दिशा में छोटे छोटे प्रयोग हो रहे हैं और ये प्रयोग अपने आप में किन्हीं किन्हीं प्रांतों में सफल भी हुए हैं। वहाँ हमको सफलता मिली है तो उम्मीद जगी है कि हम आज नहीं कल इस पर विजय प्राप्त करेंगे। मिश्रा जी, देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। आप अपनी विधानसभा तमकुही राज में किस तरह जनता के बीच में मददगार हैं? कैसे एक्टिविटी है आजकल, क्या एक्टिविटी है? देखिए, कोरोना का संकट तो विश्व के महामारी की श्रेणी का है। अभी हमारा देश अपने छोटे छोटे प्रांतों में, और वो भी 100 साल पहले इस तरह की महामारी का भुक्तभोगी रहा है। लेकिन जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है, इसमें जो हम लोग आम पब्लिक को लिटरेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ मिल तो नहीं रहा है, कोई सरकारी व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है जो कोरोना को कंट्रोल कर सके। कोरोना को तो अपने ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जनता इसका इंतज़ाम कर ले। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, आयुर्वेद में जो कुछ तुलसी है, काढ़ा है, उसका मसालों का प्रयोग है उसमें, इसके लिए हम लोग लिटरेट करते हैं लोगों को। जो हम लोगों को कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मास्क उपलब्ध करा देते हैं, उसका हम लोग पब्लिक में, आम लोगों में वितरण भी करते हैं। दूरी बना करके रहना, यही हमारे आपके हाथ में है। इसको हम कहते हैं स्वच्छता का पालन करना। इस प्रकार की लिटरेसी गांव-गांव जा कर के और छोटे छोटे समूहों में आदमी उसको बताने का प्रयास करता है और इससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। मिश्रा जी, 2019 के पार्लियामेंट के ठीक पहले आप समाजवादी पार्टी में आए। 22 की विधानसभा को लेकर के आपकी अपनी कैसी तैयारियां हैं और पार्टी फोरम पे क्या एक्टिविटी आप तमकुही राज में चला रहे हैं? पार्टी के जो निर्देश होते हैं, पार्टी के द्वारा जो आह्वान किया जाता है, चाहे वो संगठनात्मक हो या आंदोलनात्मक हो, उसको हम बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं। और चुनाव की चर्चा जब आपने किया तो मुझे लगता है कि पार्टी एक सहायक है, एक सहायता करती है, वैचारिक सहायता करती है और कार्यकर्ताओं के रूप में जो कार्यकर्ता हम खड़ा करते हैं उनके माध्यम से हमको सहयोग मिलता है। चाहे वो बूथ समितियां हों, पोलिंग स्टेशन की समिति हो, सेक्टर की समिति हो या हमारे उस विधानसभा की कमेटियां हों, उसके माध्यम से जो हमको सहायता मिलती है वो हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें संगठन का एक अपना हिस्सा है, संपूर्ण नहीं है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड राजनीति हो गई है। निश्चित रूप से अपने पर्सनालिटी को हम आम पब्लिक के बीच में कैसे परिभाषित कराएंगे, कैसे उसके नज़दीक ले जाएंगे, इसका प्रयत्न होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आम लोगों से हम रूबरू हो सकें और आम लोगों की ज़रूरत पर हम काम आ सकें। मैं समझता हूँ वही कारण था जिसके वजह से मुझको निर्दल 24,000 मत प्राप्त हुआ था। और 12 दिन के अंदर जो व्यक्ति 40 साल तक लगभग एक आवाज़ बोलता रहा हो, एक सिद्धांत पर चलता रहा हो और उसको छोड़ करके और चुनाव लड़ना पड़ गया निर्दल, और वो 24,000 वोट पाया, और जो भाजपा जो कैंडिडेट खड़ा की थी उसको जो मिला, उस वोट की भी स्थिति बड़ी विचित्र थी। वो विचित्रता ये था कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल ये बार बार वहाँ दोहराया जा रहा था
और संसाधनों की बाढ़ थी। संसाधन बहुत झोंका गया था वहाँ के चुनाव में, और वो प्रतिष्ठा का सीट बन चुका था बीजेपी के लिए। और मेरे लिए भी, मेरे वैचारिक धरातल के लिए वो एक मील का पत्थर बन पाए, ये कोशिश मेरी थी, और उसमें हम सफल रहे। बीजेपी का रथ वहाँ रुका। मिश्रा जी, कुशीनगर की सियासत में आप बहुत सादगी पसंद, ईमानदार और नैतिक मनोबल के सियासतदान कहे जाते हैं। आप अपनी विधानसभा में ज़्यादातर मशगूल रहते हैं। लखनऊ दिल्ली की मूवमेंट आप बहुत कम करते हैं। आपका पूरा फोकस जनता जनार्दन पर रहता है। आपको 28-30 हज़ार वोट असेंबली में इंडिपेंडेंट मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ज़बरदस्त आपको वोट मिला है, तो निश्चित तौर पर आपकी एक फॉलोइंग रही होगी। लंबा समय 1980 से लड़ते आए आप, और 2017 भी लड़े हैं, तो 1901 चुनाव 89 नहीं नामांकन किया, आप लगातार लड़ते। मैं इसको इस तरह परिभाषित करता हूँ, 80 से जो व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत जानने की इच्छा भी है कि जो वैचारिक धरातल है आपका, फॉलोइंग जो है, फॉलोइंग दो तरह से होती है। एक तो पर्सनालिटी ओरिएंटेड फॉलोइंग है, और एक पार्टी ओरिएंटेड फॉलोइंग है, आइडियोलॉजिकल फॉलोइंग है। तो जो आइडियोलॉजिकल फॉलोइंग है वो भारतीय जनता पार्टी में ही रह गई, या आपके साथ समाजवादी पार्टी की तरफ मुखातिब हुई है, रुख किया है, क्या मानते हैं? जितने लोग हमारे साथ थे वो आज भी हैं, और मुझे भरोसा है कि वो आगे भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मैंने जिनको कार्यकर्ता बनाया था, जिनको वो काम सिखाया था, जिनको लेकर के मैं चलता था, उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा था बड़ी नर्सरी का जो हमारे साथ आ गया। मैं किसी को बुलाने नहीं गया, क्योंकि उनको तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया था, उनको हमने इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार नहीं किया था, तो इसलिए मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता था। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से मेरे साथ आ गया, उसी जवानों को लेकर के, उन्हीं तरुणों को लेकर के, उन्हीं मैच्योर लोगों को, परिपक्व लोगों को लेकर के मैं चुनाव लड़ा था। वो आज भी मेरे साथ हैं, और बहुत सारे लोग जो भूल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे वो वापस भी हुए हैं और मेरे साथ आज भी हैं। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी में जाने के बाद सीधी लड़ाई मेरी समाजवादी पार्टी से पहले हुआ करती थी, आमने सामने की लड़ाई होती थी। आज एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें लड़ने वालों का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है, और समाजवादी पार्टी प्लस हुई है हमारे आने से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मिश्रा जी, आपका एक पॉलिटिकल एसेट रहा है तमकुही राज में, लगातार आप 80 से काम करते चले आए, एक पॉलिटिकल एसेट रहा, एक समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक की फॉलोइंग है। दोनों मिला करके अगर जो गुलदस्ता तैयार होता तो निश्चित तौर पर ग्राउंड पर बहुत मजबूती दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि ये जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें आप, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें आप अपना कंपटीटर इस बार 22 में पार्टी फोरम पर भी और पर्सनली किससे आप भिड़ते नजर आ रहे हैं, किसको टक्कर दे रहे हैं? पार्टी फोरम पर जहाँ तक बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सपा, बसपा और कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के, ये सभी तो चले गए भाजपा में, और मैं भाजपा छोड़ करके आ गया समाजवादी पार्टी में। एक बड़ा सीनरी है ये जी। और जब मैं समाजवादी पार्टी में आया तो मेरे पास भाजपा में काम करने वाले साथी भी मेरे साथ चले आए। एक अच्छी संख्या में कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो एक संच है, जो एक संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और मेरे साथ निर्दल के रूप में आया। वो आज भी समाजवादी पार्टी के हमारे ज्वाइन करने के बाद भी वो मेरे साथ है और काम कर रहा है। मिश्रा जी, 2017 के जो नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही थी, 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते, उसमें तमकुही राज से भी अजय कुमार लल्लू चुनाव जीते जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भी निर्दल चुनाव की, पहले भी मैंने कहा इंटरव्यू में, निर्दल चुनाव की शुरुआत की मुख्यधारा की सियासत में। आप बहुत ज़बरदस्त वोट पाए, 27-28 हज़ार वोट मिला आपको
निर्दल आप चुनाव लड़ करके, और एक तरह से पूरे प्रदेश के गलियारों में कहा जाता है कि नंद किशोर मिश्रा की चुनाव लड़ने की वजह से यहाँ पर कंबाइन चुनाव जीता, गठबंधन चुनाव जीत गया। कहीं ना कहीं अजय कुमार लल्लू की जीत में आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान माना जाता है। आप क्या इससे सहमत हैं? नहीं, मेरा तो कोई योगदान उसमें नहीं है, किसी के जिताने में कोई मेरा योगदान नहीं है। मैं स्वयं जीतने के लिए लड़ रहा था, जहाँ तक पहुँच पाया वहाँ तक पाया मैं, उतना लोगों का आशीर्वाद मिला, वो कम पड़ गया, मैं हार गया। लेकिन ये कहना कि मेरे वजह से वो चुनाव जीत गए, ऐसा मैं नहीं मानता, मैं कारण नहीं हूँ। आपने जो जब आप चुनाव लड़ रहे थे 17 का, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? जो एक अमाउंट एक जो होता है ना कि इतना हमको वोट मिलेगा, लगभग क्या अंदाजा लगाया था? या सदन मैं 50,000 वोट का अंदाजा लगाया था कि हम 50,000 वोट पाएंगे, उससे अधिक पाने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। निर्विवाद रूप से ये कहा जाए, और कहने में कोई गुरेज नहीं है, सार्वजनिक करने में भी कोई भय नहीं है कि मनी और मसल्स, ये दो का राजनीति में बड़ा जुड़ाव है, लगाव है, और उसका ज़माना है। हम उन दोनों से बाहर थे। हम बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के पक्षधर शुरू से रहे हैं। जनबल के सहारे हम लड़ रहे थे, और जनबल के सहारे लड़ रहे थे तो मेरा मददगार तो कोई था नहीं, जनता थी। हम वहाँ तक पहुँच पाए। आगे का रास्ता भी हम पार करते, लेकिन हम राजनीति को पारदर्शी देखना चाहते हैं, तो उस ट्रांसपेरेंसी के लिए हम समर्पित हैं। और वो चुनाव हार जाएं, बार बार हार जाएं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उस पारदर्शिता को, राजनीति में भ्रष्टाचार से मुक्त मिले राजनीति देश को, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, उसको करने के लिए हम समाजवादी पार्टी में भी कोशिश करेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमको इस प्रकार की सहायता करे, जिससे हम पारदर्शी राजनीति को अपने दायरे में लेकर के चल सकें। धन्यवाद मिश्रा जी। ये थे नंद किशोर मिश्रा, कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के नेता। शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।